नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में तापमान के गिरने से लोगों को मिली बड़ी राहत। पलामू व गढ़वा में अब भी तापमान 46 डिग्री के पार। झारखंड में तापमान के गिरने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बता दें कि बारिश के बाद कई जिलों का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है, जिसके कारण लोगों को कुछ गर्मी से राहत मिली है। हालांकि झारखंड के पलामू और गढ़वा में 46 और 46.5 डिग्री तापमान से वहां के लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। खबरों की माने तो मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में शनिवार को गढ़वा और पलामू में कहीं कहीं पर उष्ण लहर चल सकती हैं। इसके अलावा 1 जून से 4 जून तक झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। साथ ही झारखंड के उत्तर पूर्वी, मध्य तथा दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं का झोंका के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। झारखंड में बौने हो रहे हैं बच्चे, कारण बना पोषक तत्व। झारखंड स्टेट फूड कमीशन की ओर से जारी डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन प्रोफाइल के अनुसार झारखंड के 40% बच्चों की लंबाई आदर्श BMI यानी बॉडी मस इंडेक्स से कम है। बता दें कि दरअसल झारखंड के लगभग सभी जिलों में 50% आबादी ग्रामीण है। इन इलाकों में भोजन में पोषक तत्व बच्चों को नहीं मिल पाता है, इसलिए बच्चों में मध्याह्न भोजन में बच्चों को कैलोरी काउंट के अनुरूप भोजन दिया जा रहा है। खबरों की माने तो कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को दिए जाने वाले पके हुए भोजन में कैलोरी की मात्रा 450 ग्राम होती है, वहीं प्रोटीन की मात्रा 12 ग्राम होता है। वहीं 5 से 8 तक के बच्चों को 700 ग्राम कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन वाला भोजन दिया जा रहा है। झारखंड के बच्चों में पाई जा रही इस समस्या के समाधान के लिए झारखंड स्टेट फूड कमीशन ने मध्याह्न भोजन के माध्यम से निर्धारित पोषक तत्व बच्चों के भोजन में शामिल किया है। झारखंड में आसमानी बिजली का कहर, चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड में वज्रपात के कारण 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 लोग जख्मी बताए गए हैं। मीडिया की खबरों को माने तो बरमसिया OP क्षेत्र के नूतन डी में गुरुवार की रात दाह संस्कार कर शमशान घाट से बाइक पर सवार होकर वे घर लौट रहे थे। खबर है कि उसी दौरान बिजली गिरने की घटना हुई, जिसमें नूतन डी निवासी 45 वर्षीय बादल राय और पार्थ राय की मौत हो गई। वहीं दूसरी बाइक पर सवार दुगाई बनर्जी और तारू बनर्जी जख्मी हो गए हैं। खबरों की माने तो मृतकों के परिजनों के अनुसार बोकारो के नूतनडी नामक इलाके में कई लोग पास के स्थित गुवाई नदी के किनारे दाह संस्कार के लिए गए थे। वहीं से सभी वापस लौट रहे थे। रात में अचानक आंधी, बारिश व तेज गर्जना शुरू हो गई। उसी दौरान बाइक सवार 4 लोग वज्रपात की चपेट में आकर जख्मी हो गए। झारखंड के कई जिलों में चमगादड़ों की मौत, वन विभाग की टीम अलर्ट। झारखंड के लातेहार, गढ़वा जिलों में बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत की खबर है। खबर की माने तो इससे पहले गढ़वा, हजारीबाग और रांची में सैकड़ों चमगादड़ मारे गए। हालांकि ताज़ा घटना को माने तो लातेहार जिले का है, जहां बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत हुई है। शुक्रवार की सुबह लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत कोयली गांव में बड़ी संख्या में चमगादड़ मरे हुए मिले हैं। हालांकि चमगादड़ों के मौत का कारण क्या है, इसकी अभी तक पुख्ता खुलासा नहीं हो पाया है। बता दें कि हालांकि इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है कि मृत चमगादड़ों से दूर रहने की अपील की गई है। अगर उन्हें कोई बीमारी हुई या वायरस हुआ तो लोगों में फैलने का खतरा हो सकता है। ऐसे में मरे हुए चमगादड़ों का हाथ लगाना खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग की बड़ी अपडेट, हीट वेव से कब मिलेगी राहत, इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने शुक्रवार को अच्छी खबर देते हुए कहा है कि उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में कई दिनों से चल रही हीट वेव से जल्द राहत मिलने की संभावना है। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों में इन इलाकों में हीट वेव धीरे धीरे कम होगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर भारत और केरल के कई इलाकों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग ने मानसून पर अपडेट देते हुए कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के शेष इलाकों और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ भागों, त्रिपुरा, मेघालय और असम के शेष भागों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अधिकांश भागों में आगे बढ़ गया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, दक्षिण अरब सागर के शेष हिस्सों, लक्षद्वीप क्षेत्र और केरल कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के कुछ और हिस्सों और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 के लिए लिंक हुआ एक्टिव। वे छात्र जिनकी इस वर्ष सीबीएसई 10वीं या 12वीं में कंपार्टमेंट आई हैं, वे लिंक सक्रिय होने के बाद परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि ये स्कूलों की जिम्मेदारी होगी कि वे समय रहते बोर्ड को कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले छात्रों के संबंध में पूरी जानकारी दे दें। आवेदन के लिए लिंक सक्रिय होगा, जिसके बाद फॉर्म भरा जा सकता है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए परीक्षा संगम पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 जून 2024 है। इस तारीख तक बिना लेट फीस के आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में आपको मोटा विलंब शुल्क चुकाना होगा। बता दें कि वे छात्र जो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए तय तिथि यानी 15 जून के पहले तक आवेदन नहीं कर पाते हैं, उन्हें 2 दिन का अतिरिक्त मौका मिलेगा। ऐसे छात्र 17 जून 2024 तक भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में उन्हें 2000 रुपये लेट फीस देना होगा। इसके अलावा प्रति विषय 300 रुपये देकर आवेदन किया जा सकता है। 7वें चरण के मतदान के बाद जारी होंगे लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। मतदान प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही लोगों की नज़रें रिजल्ट पर होगी। 543 में से 542 सीटों के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। वहीं गुजरात की सूरत सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। नतीजों से पहले 1 जून की शाम को अलग अलग मीडिया चैनलों और सर्वे एजेंसियों की ओर से एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे। देश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसका अनुमान इस एग्जिट पोल के जरिए लगेगा। बता दें कि दरअसल एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है। मतदान वाले दिन जब मतदाता वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है, तो वहां अलग अलग सर्वे एजेंसी और न्यूज़ चैनल के लोग मौजूद होते हैं। वह मतदाता से वोटिंग को लेकर प्रश्न पूछते हैं। इसमें उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया है। इस तरह से हर विधानसभा या लोकसभा के अलग अलग पोलिंग बूथ से वोटर से प्रश्न पूछा जाता है। मतदान समाप्त होने तक ऐसे प्रश्न बड़ी संख्या में आंकड़े एकत्र हो जाते हैं। इन आंकड़ों को जुटाकर और उनके उत्तर के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि पब्लिक का मूड किस ओर है। 1 जून से एलपीजी गैस सिलेंडर पर होंगे बड़े बदलाव। एलपीजी गैस सिलेंडर वालों को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। अगर आप लोग भी अपने घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो सरकार के द्वारा 3 बड़े बदलाव 1 जून से किया जा रहा है, जिसका सीधा असर आपके जेब पर देखने को मिलेंगे। कई लोगों को राहत तो कई लोगों के बहुत पॉकेट से ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। बता दें कि अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोक्ता हैं तो इस खबर को ज़रूर देखें। सरकार के द्वारा कई प्रकार का नियम लागू किया जाता है हर दिन, लेकिन लोगों को पता नहीं होने के कारण लाभ भी नहीं ले पाते हैं। 1 जून से एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में गिरावट या वृद्धि देखने को मिल सकता है। हर महीने 1 तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर पर नया रेट जारी किया जाता है। उम्मीद है कि इस बार लोकसभा चुनाव का रिजल्ट नज़दीक आने वाला है। इससे पहले सरकार रेट में गिरावट कर सकती है, जिससे लोगों को राहत मिलने की संभावना है कि यदि इस बार एलपीजी गैस सिलेंडर पर 100 से लेकर 300 रुपये तक गिरावट देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला योजना के तहत जो भी महिला एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदनी है, उन्हें 300 सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। आरबीआई ने ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक से अपने खाते में डलवाया वर्षों से जमा किया हुआ सोना।
आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में लाया गया है। यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। खबरों की माने तो आरबीआई अधिकारियों का कहना है कि लगभग 100 टन सोना और आने वाले दिनों में भारत लाए जाएंगे। ऐसा बताया जा सकता है, बताया जा रहा है कि भविष्य में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए आरबीआई देश की तिजोरी में सोने की मात्रा को बढ़ा रहा है। एक समय था जब देश का सोना बाहर रखने की खबरें सुनने को मिलती थी। बता दें कि साल 1991 की शुरुआत के बाद से पहली बार है जब इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड को लोकल लेवल पर रखे गए स्टॉक में शामिल किया गया। आने वाले महीनों में इतनी ही मात्रा में सोना फिर से देश में भेजा जा सकता है। आधिकारिक खबरों की माने तो मार्च के अंत में आरबीआई के पास 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन सोना विदेशों में रखा हुआ था। अब इस सोने को धीरे धीरे भारत लाया जा रहा है। वैश्विक आंकड़ों को माने तो हाल के वर्षों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में आरबीआई प्रमुख हैं, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 27.5 टन सोना अपने भंडार में शामिल किया है।